अपार्ट फ्रॉम दिस हम बात करते हैं हाउ डिड नेशनलिज्म कम इन फ्रांस। देखिए, सबसे पहले मैंने फेडरिक सोरियो की बात करी, अब मैं बात करती हूँ नेशनलिज्म फ्रांस में कैसे आया। देखिए, फ्रांस में जो भी नेशनलिज्म की भावना आई थी वो आई थी बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जब देश में आया इन 1789 में, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, जो कि आप ऑलरेडी अपनी 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आया फ्रांस में, तो फ्रांस में नेशनलिज्म की भावना जागी। उसके बाद आप ये बताएंगे कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था ये किन किन चीज़ों पर स्टूड था, आधारित था। तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है आइडियाज़ ऑफ ला पेट्री एंड ले सिटोयन वर प्रमोटेड। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये कहता था कि जो आइडियाज़ होते हैं जिसमें ला पेट्री आता है, सिटोयन आता है, इस तरीके के आइडियाज़ को प्रमोट किया गया। ला पेट्री मतलब होता है फादरलैंड और सिटोयन मतलब होता है सिटीजन्स। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन सबसे पहली चीज़ ये कहता था कि देश में ज़मीन किसी की भी नहीं है, इस देश की ज़मीन को फादरलैंड कहा जाएगा। और उसके अलावा यहाँ कोई भी मदाम सर नहीं है, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में कहा जाता है। यहाँ सब लोग सिटीजन्स के नाम से ही जाने जाएंगे। दिस वॉज द फर्स्ट थिंग विच फ्रेंच रेवोल्यूशन सेड कि देश में जो देश है उसे फादरलैंड कहा जाएगा, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी या ऐसा कुछ नहीं कहा जाएगा। और उसके अलावा यहाँ देश का हर नागरिक सिटोयन, सिटीजन माना जाएगा। सर मदाम करके किसी को भी एड्रेस नहीं किया जाएगा। दिस वॉज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। सेकेंड, it was aimed at giving everyone equal right within the same constitution। दूसरी बात फ्रेंच रेवोल्यूशन ये कहता था कि सारे लोगों को, देश के सारे सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए विद इन द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब राजाओं का ऑर्डर ना चल के देश को आज़ादी मिले और उसके बाद देश का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो, रूल बुक तैयार हो, और उस रूल बुक के अंतर्गत ऐसे रूल्स लिखे जाएं कि देश में सबको एक बराबर इक्वालिटी के साथ रहने का मौका मिले। दिस वॉज द सेकेंड थिंग फॉर विच फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टूड। थर्ड थिंग वॉज दिस कि अ न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई कलर वॉज चूजन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान देश में एक नया फ्लैग बनाया गया, नेशनल फ्लैग, और उसको ट्राई कलर के नाम से जाना गया। देन जो मेंबर्स थे ईस्ट स्टेट के, पहले उन मेंबर्स के, ईस्ट स्टेट के मेंबर्स को चुनने का अधिकार कुछ ही लोगों को था, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन ये बात कहता था कि ईस्ट स्टेट के जो मेंबर्स हैं उन्हें चुनने का अधिकार एक्टिव सिटीजन्स का होना चाहिए, जिनको उस समय में वोटिंग राइट्स मिले हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस ये कहा गया कि इसे ईस्ट स्टेट मीटिंग या ईस्ट स्टेट असेंबली कुछ भी नहीं कहा जाएगा, इसको नेशनल असेंबली कहा जाएगा। तो एक और चीज़ जिस पर फ्रेंच रेवोल्यूशन टिका हुआ था कि ईस्ट स्टेट की जो वोटिंग होती है उसमें एक्टिव सिटीजन्स पार्टिसिपेट करें, और उसका नाम अब नेशनल असेंबली रखा जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। देश में हर इंसान के पास यूनिफॉर्म लॉज होने चाहिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कानून की नज़र में सब एक बराबर होने चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ये बात एक और थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन कहता था। अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। देश में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज्ड हो जाना चाहिए। सेंट्रलाइज्ड होने का मतलब क्या है कि जहाँ इतनी सारी अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं, अलग अलग ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें बंद होकर एक अथॉरिटी देश में होनी चाहिए जो सबको ऑर्डर पास करे। इसे कहते हैं सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। देन अबॉलिशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज़, जो टैक्सेस वगैरह हैं उन सबको अबॉलिश कर देना चाहिए।
क्योंकि आपको याद हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में लुइस 16 के दौरान पर जो टैक्सेस थे वो मिडिल क्लास लोगों को देने पड़ते थे, क्लर्जी और नोबैलिटी से कोई टैक्स नहीं लिए जाते थे। तो अब ये कह दिया गया कि कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं, टैक्सेस जो हैं, वो किसी भी तरीके से ख़त्म हो जाने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये बता सकते हैं एक और बात जो फ्रेंच रेवोल्यूशन कहता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन ये भी कहता था कि देश में वेटिंग एंड मेजरिंग सिस्टम यूनिफॉर्म होने चाहिए। इट मीन्स जो नाप तोल के सिस्टम होते हैं वो हर जगह एक देश में बिल्कुल सेम होने चाहिए, यूनिफॉर्मिटी के साथ होने चाहिए, जिससे क्या हो, कस्टमर्स को पूरा बेनिफिट मिल सके, कस्टमर्स का कोई भी एक्सप्लॉइटेशन ना कर सके। तो ये सारी बातें फ्रेंच रेवोल्यूशन कहता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान बहुत सारी हाइम्स लिखी गई, हाइम्स उसके अलावा बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे गए देशभक्ति के, बहुत सारे लोगों की जान भी गई ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हम ये बता सकते हैं कि हाइम्स लिखी गई, सॉन्ग्स लिखे गए एंड मार्टियर्स ने कॉमोमरेट किया। मार्टियर्स होते हैं शहीद, जिन्होंने अपनी जान का बलिदान दिया देश को आज़ाद देखने के लिए, जैसा कि हमारे देश में भी हुआ था। तो आप एक चीज़ ये भी ऐड कर सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हाइम्स लिखी गई, सॉन्ग्स लिखे गए एंड इवन मार्टियर्स कॉमोमरेटेड। अपार्ट फ्रॉम दिस आप ये बता सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रेंच जो थी वो एक नेशनल लैंग्वेज बन गई थी पूरे देश के लिए। मतलब हर कोई फ्रेंच लैंग्वेज को अपना एक वेपन मान के इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ रहा था। तो ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच लैंग्वेज जो थी वो भी एक बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज बन गई थी। अपार्ट फ्रॉम दिस जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान, वो ये चाहते थे कि देश को किसी भी तरीके से अब डेस्पोटिज्म से आज़ादी मिले, लिबरेट हो जाए देश डेस्पोटिज्म से। डेस्पोटिज्म क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट रूल। एब्सोल्यूट रूल मतलब जहाँ ऑर्डर गिविंग और ऑर्डर टेकिंग का सिस्टम चलता है, टू वे कम्युनिकेशन कभी नहीं होता। इट मीन्स जो अथॉरिटी ने कह दिया वो आपको करना है, आप अथॉरिटी से कभी भी क्वेश्चन बैक नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसमें रेवोल्यूशनरीज ये समझ रहे थे कि देश में अब लिबरेट हो जाना चाहिए देश अगेंस्ट द डेस्पोटिज्म, एब्सोल्यूट रूल। ये वर्ड डेस्पोटिज्म का मीनिंग आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट रूल। अपार्ट फ्रॉम दिस आप ये लिख सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो स्टूडेंट्स थे और जो मिडिल क्लास एजुकेटेड मेंबर्स थे मिडिल क्लास से, उन सब ने जैकोबिन क्लब सेटअप किए। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन का काम किया था इन जैकोबिन क्लब्स ने, जिसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अब देखिए मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो था वो बंदा, जैसा कि हमने मूवी देखी है गब्बर इज़ बैक, वो बिल्कुल वैसा ही बंदा था। उसका जो मोटिव था वो गलत नहीं था, लेकिन बस काम करने का तरीका गलत था। तो उस गब्बर को और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को आप एक दूसरे से अगर कंपेयर करेंगे सो यू विल फाइंड द सेम पर्सनालिटी। तो दैट वाज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो आप ये बता सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान क्या हुआ था। जो जैकोबिन क्लब्स थे दे वर वेरी एक्टिव, और उन जैकोबिन क्लब्स में स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास लोग जो थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग, वो सब मेंबर बन गए थे। फ्रेंच आर्मीज़ जो थी वो भी बहुत जगह पहुंची इस मैसेज को लेकर, फ्रीडम के मैसेज को लेकर, जैसे कि हॉलैंड, बेल्जियम, इन सब जगह पर फ्रेंच आर्मीज़ भी गई टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ नेशनलिज्म। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है हाउ डिड नेशनलिज्म टेक प्लेस इन यूरोप, तो आप सबसे पहले बताएंगे कि नेशनलिज्म यूरोप में आया विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन which was started in the year 1789। उसके बाद आप ये सारी बातें बताएंगे बेटा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन किन किन चीज़ों पर आधारित था, या फिर व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें सबसे पहली चीज़ आएगी कि ला पैट्री, सिटोयन जैसे आइडियाज़ को प्रमोट किया गया कि पूरा देश जो है उसे फादरलैंड कहा जाएगा,
और सिटीजन्स को सर या मदाम ना कहकर सिर्फ सिटीजन्स कहा जाएगा। दिस वॉज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दूसरा ऑब्जेक्टिव फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये था कि हर किसी को इक्वालिटी मिले विद इन द सेम कॉन्स्टिट्यूशन। देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए और उसमें हर इंसान को इक्वल माना जाए, हर सिटीजन को इक्वल माना जाए। उसके बाद थर्ड आप बता सकते हैं कि थर्ड जो ऑब्जेक्टिव था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, वो कहता था कि देश में क्या हो जाना चाहिए, यूनिफॉर्म लॉज आ जाने चाहिए। यूनिफॉर्म लॉज मतलब कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। उसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान फ्रांस में एक नेशनल फ्लैग बनाया गया, फ्रेंच फ्लैग, जिसे ट्राई कलर बोला गया। उसके अलावा फ्रेंच रेवोल्यूशन में ये किया गया कि ईस्ट स्टेट जो जनरल थे उनकी जो मीटिंग होती थी उसमें जो मेंबर्स बैठेंगे उनकी वोटिंग अब एक्टिव सिटीजन्स करेंगे और उसका नाम अब नेशनल असेंबली रखा जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन ये बात भी कहता था कि कस्टम ड्यूटीज़ जो हैं वो पूरी तरीके से अबॉलिश हो जानी चाहिए। देश में सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ जाना चाहिए, मतलब सिर्फ एक ही अथॉरिटी हो जो देश में डायरेक्शंस दे। उसके अलावा यूनिफॉर्म मेजरिंग एंड वेटिंग सिस्टम, देश में वेट करने का, नाप तोल करने का जो सिस्टम है वो यूनिफॉर्म हो जाना चाहिए, जिससे कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो पाए। ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत सारी हाइम्स लिखी गई, सॉन्ग्स लिखे गए, मार्टियर्स ने कॉमोमरेट किया, अपनी जान का बलिदान दिया शहीदों ने। रेवोल्यूशनरीज ये कहते थे कि ये लड़ाई है अगेंस्ट द डेस्पोटिज्म, एब्सोल्यूट रूल के खिलाफ ये लड़ाई है। उसके अलावा हम ये बता सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान स्टूडेंट्स, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग जो थे वो भी मेंबर्स बने ऑफ द जैकोबिन क्लब्स जो उस समय पर एक्टिव हुए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस आप ये बता सकते हैं कि फ्रेंच आर्मीज जो थी वो भी अपने मैसेज को टू द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज उन्होंने पहुंचाया, जिसमें होलैंड थी, बेल्जियम थी, स्विट्ज़रलैंड थी, इटली थी। ये सारे देश जो थे उनको मैसेज पहुंचाया गया। तो ये सारे पॉइंट्स बेटा आपको लिखने हैं, तब आप जाके